जी तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बात करते हैं आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इसके यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ये आज की क्लास में हम बात करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के सी से जाहिर करते हैं और ये पहले भी हमने बात की थी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं और वो बना लेते हैं सी और डी, यानी प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तो अब इफ़ वी जस्ट रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि केसी क्या होता है, केसी बेसिकली कह लें कि होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं पी ओवर आर होता है, यानी प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, यानी कि के सी जो होता है वो आपको नज़र आ रहा है। के सी जो होता है वो बेसिकली जो सी है, यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से दैट दीज आर प्रोडक्ट्स, एज यू नो दैट कि ये प्रोडक्ट्स होती हैं और ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका कंसंट्रेशन लो और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और फिर ओवर द रिएक्टेंट्स आना होता है। रिएक्टेंट्स का भी आपस में क्या लेना होता है, कंसंट्रेशन लेनी होती है रिएक्टेंट्स की, और फिर उनको आपस में क्या करना होता है, आपस में मल्टीप्लाई को यहाँ पे हमने जो लफ्ज़ यूज़ करना है दैट इज़ बेसिकली, मल्टीप्लाई के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ बेसिकली प्रोडक्ट। ये एक तो ये प्रोडक्ट है, नो डाउट इसको भी प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, मतलब एक प्रोडक्ट यही होगा इसका मतलब, लेकिन एक प्रोडक्ट का मतलब होगा मल्टीप्लाई। तो इसको ज़रा फॉलो करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये डेफिनेशन मैंने ज़रा थोड़ा सा आसान करके लिखने की कोशिश की कि आपको मैं ज़रा यू नो व्हाट टंग ट्विस्टर्स होते हैं, लफ्ज़ आ जाते हैं लिखे हुए, अब पता भी होता है समटाइम्स आइडिया होता है कॉन्सेप्ट का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो समझ नहीं आ रहा होता है। तो मैंने इसको कोशिश की है कि मैं अलग-अलग करके ज़रा थोड़ा सा रेफरेंस क्रिएट करके लिखूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया कि इसको केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन, इसकी तारीफ क्या बनेगी। ये एक रेशो है, तो आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर ए ओवर बी की फॉर्म में कोई चीज़ लिखी जाए इसको रेशो कहते हैं। सो ये आपको रेशो तो ऑलरेडी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक रेशो है ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स का जो है ऊपर ले लिया आपने, रेशो ले लिया, और इनकी कंसंट्रेशन का जो है ये प्रोडक्ट है, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। अब इसमें आपको याद होगा हमने मोलर कंसंट्रेशंस ली थी, अगर आपको पीछे इक्वेशन याद है तो हमने जब इक्वेशन ड्राइव की थी तो हमने मोलर कंसंट्रेशंस ली थी। तो अब यहाँ पे जो ए है, बी है, सी है, वट एवर, सबकी क्या बन जाएंगी, ये जो मोलर ये जो मोल्स की वैल्यूज़ हैं ये क्या बन जाएंगी, कोएफिशिएंट्स बन जाएंगी। इसका सी बन जाएगा, इसका डी बन जाएगा। हमने कुछ पीछे यू नो एग्जाम्पल्स भी की थी इससे रिलेटेड, अब आपको याद होंगी। तो रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, यानी हमने इनको क्या कर दिया, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट ली हुई है, प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट ली हुई है और उसको रेज टू द पावर ऑफ क्या कर दिया हुआ है, कोएफिशिएंट कर दिया हुआ है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया जा रहा है, नेक्स्ट ये किया कहा जा रहा है कि जी टू दी, यानी इसकी बात कर ली है मैंने, अब टू दी यानी कि मैं अब बात करूंगा निचले वाले डिनोमिनेटर की, ठीक है। ये न्यूमरेटर होता है, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर होता है। अब मैं इसकी बात करूंगा। अब मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ये देखो यहाँ पे भी ये कंसंट्रेशन है, ये भी इसकी मैंने क्या लिया आपस में, इसकी मैंने प्रोडक्ट ली हुई है, नहीं मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये देखें ये ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, तो मैंने इनकी क्या ली हुई है, इनकी कंसंट्रेशंस की क्या ली हुई है, प्रोडक्ट ली हुई है। सो टू द रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, एंड रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। अब देखें आप इसको रट्टा लगाते ना अगर, तो इसने आपका ले लेना था कोई आधा घंटा, फिर आपकी प्रोडक्ट आगे पीछे हो जानी थी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जगह पे चले जाने थे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की जगह पे आ जाने थे। तो देखें बेटा ये हमारा जो जहन है, कुछ लोगों के पास होता है दिमाग, तो दिमाग का मतलब होता है कि वो दिमाग को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। कुछ लोगों के पास होता है दिमाग, एक दाल से और एक डाल से है। तो जिनके पास चले मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली। आई होप आप सबके पास दिमाग ही है। तो ये हमारे पास जनाब इसकी डेफिनेशन है। अब इसका एक फार्मूला भी आपको थोड़ा सा बना देता हूँ। आप कहेंगे सर वाह क्या फार्मूला बनाया, भाई खुद नहीं बनाया, बुक में लिखा हुआ वही लिखूंगा और फिर आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टॉक अबाउट द फार्मूला। और फार्मूला में जो है वो यही बात की जा रही है कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट्स। नहीं समझ में आई, चलो फिर समझा देता हूं। केसी ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं,
ठीक है, और ये इनकी कंसंट्रेशन है, और ये कंसंट्रेशन आपस में क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट किया हुआ है इनका या मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ये इनके क्या है, रेज टू द पावर ऑफ, यहाँ पे ये कंसंट्रेशंस हैं, ये किसकी हैं, प्रोडक्ट्स की, ऊपर प्रोडक्ट्स है ना, और ये आपस में क्या हो रही है, कंसंट्रेशंस क्या हो रही हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट क्या शो कर रहे हैं, कंसंट्रेशन शो कर रही हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन शो करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है, मिकदार होती है, वैल्यू होती है कोई, तो इसका ये C हो गया और ये D हो गया, ठीक है जी। सो दैट मेक्स एन आइडिया, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये A भी रिएक्टेंट होते हैं ना, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको तैयार करवा दिया, आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं हम अगले पड़ाव की। अब यहाँ पर ये बात की जा रही है, जैसे कि टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स, तो लिहाजा हम यूनिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अब यूनिट्स बेसिकली आपको समझाना है, तो लिखा ये गया है कि ये कन्वेंशनल होता है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट होती हैं वो न्यूमरेटर होती हैं। न्यूमरेटर जिससे मैंने आपको अभी लिख के दिखाया था कि केसी है, आपने प्रोडक्ट ऊपर लिखनी है और रिएक्टेंट नीचे लिखना है, यानी जो प्रोडक्ट है वो आपको याद होगा C और D है, और जो रिएक्टेंट है वो A और B है, और फिर इनकी हमने कंसंट्रेशन लेनी है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और इनकी पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स भी बना देने जो मोलर कंसंट्रेशंस होती हैं। तो अभी मैं ये प्रैक्टिकल करूंगा आपके सामने, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा। ये देखिए, तो मैंने प्रोडक्ट ले लिए ऊपर और रिएक्टेंट्स ले लिए नीचे, तो ये इस तरह हम चलेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम आपसे मज़ीद बात करें यहाँ पर कि अगर आपने मतलब रिकॉर्डिंग करनी है तो पहले आपने स्क्रीन को लॉक लगा लेना है। अगर आप लॉक लगाएंगे तो फिर बत्तियाँ जगमग जगमग करती रहेंगी और फिर आपको तस्वीर सही नज़र नहीं आएगी, तुसी नस जाओगे, मैं तो नसन नहीं देना। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम इसको करेंगे। तो लिहाजा अब अगली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि जो वैल्यू ऑफ केसी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, कि ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर कम ज़्यादा करेंगे तो इसकी केसी की वैल्यू को फ़र्क पड़ेगा। तो डेफिनेटली याद रखिएगा कि जो केसी की वैल्यू है उसकी डिपेंडेंसी नहीं होती इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पे। तो ये भी बात काबिल गौर है, आपने याद रखनी है। चलें, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये 2 मोल बना रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसका मैंने केसी बनाना है, इस इक्वेशन का, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, एज आई टॉकिंग यू अबाउट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यू नो। तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसका अब आप केसी बनाएंगे तो केसी कैसे बनाएंगे, जैसे लेट्स से दैट प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट्स में क्या है, ये A है, ये B है और ये C है। सो वी हैव A, वी हैव B, वी हैव C। तो लिहाजा A क्या है, सब पहले ऊपर प्रोडक्ट्स लेंगे ना, तो प्रोडक्ट्स जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड को ऊपर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे जो कंसंट्रेशन शो करता है, और ये मोल की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो कोएफिशिएंट इसका 2 लगा देंगे। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएंगे क्या, रिएक्टेंट्स, नीचे क्या आ जाएंगे, और उनका डेफिनेटली रिएक्टेंट्स 2 हैं तो उनका आपस में कंसंट्रेशन का क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। कंसंट्रेशन का क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, और देखेंगे कि इनकी मोलर वैल्यूज क्या है, 1 है, तो हमने ऐसे ले लिया। अब एक चीज मैं आपको इस इक्वेशन से समझाना चाह रहा हूं, और मैं आपको समझाता हूं। अब मैंने अभी आपको एक एमसीक्यू भी बता दिया, तो लिहाजा आपको वो क्लियर हो रहा होगा। अब ये हमारे पास जो एक केसी की हमने इक्वेशन बनाई है, बेसिकली केसी की फॉर्म में लिख लिया इस इक्वेशन को, तो इसके अब हम ऐसा करते हैं कि यूनिट्स डाल देते हैं। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूनिट्स लगेगा वो मोल पर डीएम क्यूब लगेगा, ये मैंने आपसे पहले भी बात कर ली थी। तो लिहाजा अब हमारे पास क्या है, केसी की वैल्यू है कि हाइड्रोजन आयोडाइड लिया था अभी हमने जो स्क्वायर्ड किया था, और फिर हमने हाइड्रोजन लिया था, आयोडीन ली थी, जो कि उनका जो मोलर कंसंट्रेशन 1 था, तो यहाँ 1 ही आएगा ना, 1 ही आएगा ना, 1 को लिखना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ तो स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मोलर वैल्यू बैलेंस इक्वेशन में क्या थी, 2 थी, तो लिहाजा इसलिए ये स्क्वायर बना पड़ा है ऊपर। तो अब हमने यहाँ पे जो A चाहिए इसकी जगह लिख देना है मोल पर डीएम क्यूब। क्या लिख देना है, मोल पर डीएम क्यूब लिख देंगे, और इस तरह हाइड्रोजन की, अब डेफिनेटली ये हम स्क्वायर ब्रैकेट दोबारा लगाएंगे और स्क्वायर भी लिखेंगे, क्योंकि
हमने बेसिकली इसकी हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन की जो भी वैल्यू है वो डालनी है यहाँ पे, मोल पर डीएम क्यूब यूनिट है। इस तरह ही हाइड्रोजन ले लेंगे हम, इसका भी क्या ले लेंगे, मोल पर डीएम क्यूब, और इसी तरह से हम आयोडीन का भी ले लेंगे मोल पर डीएम क्यूब। अब फॉलो करें मेरी बात को। अब देखें ये बेसिकली स्केयर का मतलब होता है, लेट्स से दैट हमारे पास अगर ए का स्केयर है तो इसका मतलब है ए डॉट ए, मतलब अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट है ना, ये अगर दो आपस में मल्टीप्लाई होते पावरें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो स्केयर बन गया। तो सेम यही कर सकते हैं आप इसके साथ भी, ठीक है। एक दफ़ा और क्या लिख सकते हैं आप, मोल पर डीएम क्यूब एक दफ़ा और लिख सकते हैं। ये कट रहे हैं आपस में, तो इस इक्वेशन का तो कोई यूनिट ही नहीं होगा, नो यूनिट। चले मैं हिंट देता हूँ आपको। देखें हमारे पास हाइड्रोजन गैस थी, आयोडीन गैस थी, हाइड्रोजन आयोडाइड बना जो कि 2 मोल बना। फॉलो करें, ये 1 मोल है, ये भी क्या है 1 मोल है, और बराबरी पे क्या आ रहा है 2 मोल। ये क्या होगा 2। जब आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में 2 आएंगे तो कोई यूनिट नहीं होगा, यानी इक्वेशन की दोनों साइड पे जब आपको मिलेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद द इक्वल मोलर कंसंट्रेशंस, तो उनके यूनिट्स क्या हो जाएंगे, यानी इस इक्वेशन का, यानी अब जो केसी का हम आंसर निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा एक्स वाई जी, उसके साथ क्या लिखेंगे, नो यूनिट। नो यूनिट क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसका यूनिट ही नहीं होता कोई। हमेशा याद रखिएगा इस इक्वेशन का कोई यूनिट नहीं है, याद रखना है आपने। सो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, आपको पता बड़ी मशहूर इक्वेशन है ये वाली। इससे क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है, और इसको बैलेंस भी करना ज़रूरी है। यहाँ पर एक नाइट्रोजन है, 2 कर लें क्योंकि यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, इधर 6 बन जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 3 को 2 से करेंगे फिर भी 6 बन जाएगा। अब 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। अब ये है इक्वेशन बैलेंस, इसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। याद रखिएगा केसी की वैल्यूज जब पुट करनी होती हैं उसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करना होता है, बैलेंस भी होनी चाहिए। खाली केमिकल इक्वेशन लिखा होना हो, मतलब खाली केमिकल इक्वेशन लिखी और उसको आप बैलेंस ना करो, मतलब बैलेंस किए बगैर ही आप उसको केसी की वैल्यूज पुट कर दो तो गलत हो जाएगा। आपने पहले इक्वेशन को प्रॉपरली लिखना है, उसके बाद उसको बैलेंस करना है, फिर केसी की वैल्यूज पुट करनी। चक्कर पुट करके देख लेते हैं। अब केसी में क्या लिखना है आपने, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट हमारे पास और रिएक्टेंट हमारे पास। अब प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, दैट इज अमोनिया, है ना, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ही आती है ना। और रिएक्टेंट क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन गैस और सही है ऐसे ही कि नहीं, इनकी मोलर कंसंट्रेशंस को क्या करना, मल्टीप्लाई करना ना आपस में, और इसको भी क्या करना, मल्टीप्लाई करना, इसको भी। अब हमारे पास ये प्रोडक्ट तो है ही एक, तो यहाँ पे तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, तो लिहाजा इसका क्या ले लेंगे, कोएफिशिएंट 2। इसका कोएफिशिएंट हाइड्रोजन का क्या लेंगे, 3 क्यों लेंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन, इसकी मोलर वैल्यूज 3 लिखी हुई, इसकी 1 ही लिखी है तो यहाँ 1 ही लिखेंगे यहाँ। अब हमने इनके यूनिट डालने हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन का क्या यूनिट होता है, मोल पर डीएम क्यूब। इसका भी डालें मोल पर डीएम क्यूब, इसका भी डाल दें मोल पर डीएम क्यूब। मार्कर को थोड़ी भूख लग रही है, बोलने लग गए, इसकी भूख मिटाते हैं थोड़ी देर में। तो मोल पर डीएम क्यूब, ओके। सो यहाँ पर तो आपको 1 आएगा ना कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या आएगा। अब जरा एक चीज को फॉलो करें, अब वो 2 ऊपर आया तो यानी आप ये लिखोगे मोल पर डीएम क्यूब को 2 दफा लिखोगे कि नहीं, अब समझ में आ रही है बात, मोल पर डीएम क्यूब। और नीचे आप कितने दफा लिखोगे, हाँ 4 दफा लिख लोगे। चलो ये तो काफ़ी ज़्यादा दफ़ा लिखने को कह रहे हो, ठीक है। तो ऐसा करोगे, सिंपली मैथमेटिक्स से काम कर लो ना, क्या ख्याल है। मोल पर डीएम क्यूब क्या कर लो 4
यहाँ क्या कर लो, ऊपर इसको तोड़ा था ना, ऐसे लिख लो। अब छोटी वैल्यू नीचे आएगी कि बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, जैसे मर्जी कर लो, यहाँ कर लो, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है, 2 माइनस 4, इसका आंसर क्या बनेगा? हाँ, मोल पर डीएम क्यूब कॉफिशिएंट -2 लगेगा। अब ये -2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा मोल -2, ऐसे ही है। और डीएम क्यूब क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। निकल आया ना इसका यूनिट? नहीं समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आप इसका यूनिट निकाल लोगे। अब लेट्स से दैट कि आप अमोनिया की वैल्यू 0.1 लगा देते हो, नाइट्रोजन की वैल्यू 0.2 लगा देते हो, वो उसने डाटा में दी होगी, इसकी वैल्यू आप 0.3 लगा देते हो। तो फिर जब ये वैल्यूज आप लगाओगे तो वैल्यूज लगाने के बाद आपका एक आंसर आएगा, लेट्स से दैट 0.6 आंसर आ गया, लेट्स से दैट। अब 0.6 के साथ आपने यूनिट लगाना है ये वाला। जब आप डाटे में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालोगे तो फिर आपने यूनिट भी लगाना है। अगर आप यूनिट नहीं लगाओगे तो फिर आप गलती कर दोगे। क्यों? क्योंकि केसी का समटाइम यूनिट होता है, समटाइम यूनिट नहीं होता। अब देखिए इसकी भी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक ये है कि ये 1 मोल और ये 3 मोल है, कितने मोल हो गए? और बराबर किसके आ रहे हैं? तो यहाँ से 2 से 2 कट रहे हैं ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। ऐसा है कि नहीं? प्रोडक्ट ओवर प्रोडक्ट ओवर, ये प्रोडक्ट है और आई समझ में? तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा? अब -2 से मोल पर डीएम को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ना इजी। सब बजाय कि आप इतना सारा सॉल्व करो, इसको आप इजीली ऐसे भी कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल करके प्रैक्टिस करते हैं इसको। जी प्यारे बच्चों, तो केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर जो है, अब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं आपसे कि यूनिट्स को जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो देखिए एक सवाल है यहाँ पे जो कि प्रॉब्लम 9.1 कहला रहा है, फिर प्रॉब्लम 9.2 करेंगे, प्रॉब्लम 9.3 करेंगे, तो बस प्रॉब्लम्स ही करते रहेंगे। यू नो, लाइफ इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 9.1, इसमें कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन ने रिएक्ट कर लिया आयोडीन के साथ। हाइड्रोजन ने रिएक्ट कर लिया किसके साथ? आयोडीन के साथ रिएक्ट कर लिया। और जब ये रिएक्शन हो रहा है तो फिर आपको पता है कि जो टेम्परेचर है फ्लास्क का, आसपास का राउंड बॉटम फ्लास्क का, ये तो इसका टेम्परेचर जो है तकरीबन कोई फ्लास्क का कितना रखा हुआ है? 25 डिग्री। टू फॉर्म अ हाइड्रोजन आयोडाइड, इन दोनों के फिर मिलने से जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है और एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है जो आपको नजर आ रहा है। हाइड्रोजन आयोडाइड बना और रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स। तो इसका अब हमने कंसंट्रेशन भी देखी है। अब मतलब ये इंडस्ट्री में कहीं रिएक्शन हो रहा है, ये कोई छोटे से फ्लास्क में नहीं हो रहा, तो एक बड़े बड़े टैंक्स में हो रहा है, लेट्स से दैट। तो उनकी कंसंट्रेशन हमने देखी है। कंसंट्रेशन क्या है जी? हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन हमें पता है, फिर आयोडीन की हमें कंसंट्रेशन पता है, और वेरी इंटरेस्टिंगली हमें हाइड्रोजन आयोडाइड की भी कंसंट्रेशन पता है। अब जिस चीज़ की कंसंट्रेशन नहीं पता वो बेसिकली हमारे पास केसी की कंसंट्रेशन का नहीं पता। लेट्स से दैट, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि केसी किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है और रिएक्टेंट्स आयोडीन है और हाइड्रोजन है। तो पहले हाइड्रोजन लिख लेते हैं, हाइड्रोजन है और आयोडीन है। तो ये हमने कंसंट्रेशन ले ली। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको याद होगा हम लेते हैं जब कंसंट्रेशन लेते हैं, और हमने इनकी मोलैरिटीज़ को ऊपर क्या कर देना? कोएफिशिएंट बनाना होता है। यहाँ 2 लगा देंगे क्योंकि 2 यहाँ पे मौजूद है। और आपको याद है कि इस हमारे पास जो हमने जब केसी की हमने जब ये इक्वेशन सॉल्व की थी तो उसमें यूनिट कोई नहीं आया था, ये आपको याद है? चलें करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अब हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू पता है हमें, क्या है? दैट इज समथिंग लाइक 0.49 और मोल डीएम क्यूब आ रही है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आयोडीन की वैल्यू भी आ रही है। और हाइड्रोजन की पहले देख लें आप, हाइड्रोजन की आ रही है 0.05 आ रही है। और इसी तरह से हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है हाइड्रोजन की, ठीक है, सॉरी आयोडीन की। आयोडीन की क्या आ रही है? 0.06 आ रही है। सो इस तरीके से हमने आयोडीन की वैल्यू भी लगा दी, ठीक है। अब मोल पर डीएम क्यूब सबका यूनिट है, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है कि हमने इनकी वैल्यूज़ डाल दी हुई हैं। वी हैव प्लेस्ड द वैल्यूज़। अब हमने वैल्यू जब इनकी डाल दी हैं
तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इनको आपस में दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा और इसका स्क्वायर लेना होगा। कैलकुलेटर से होगा ना ये, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनका स्क्वायर लेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू बनेगी 0.2401 0.2401 और जो नीचे वाली वैल्यू है वो बनेगी 0.0030 और इन दोनों को डिवाइड करके आंसर निकलेगा 80। अब साथ यूनिट कोई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने सीखा था कि जब इस रिएक्शन के लिए Kc का कोई यूनिट नहीं होता। सो Kc हैव नो यूनिट, Kc हैव नो यूनिट। किस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के लिए। याद है आपको कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको किया था सॉल्व और हमने इनका नो यूनिट्स निकाले थे। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आई है हमने इसके साथ कोई यूनिट नहीं लगाना क्योंकि हमें पता है कि इसका Kc का यूनिट नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये देखो हमने कंसंट्रेशन भी प्लेस की और उसका आंसर भी निकाला और यूनिट हम नहीं लगा रहे फिलहाल। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि इस रिएक्शन का कोई यूनिट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नहीं होता। बहरहाल हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। अगला रिएक्शन करते हैं और देखते हैं कि उसका यूनिट क्या निकलता है। जी तो प्यारे बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9.2 और इस प्रॉब्लम में क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि जो अमोनिया है वो बेसिकली बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है। और आपको याद है कि हैबर को 1918 1920 के करीब नोबेल प्राइज भी दिए गया इस इक्वेशन के ऊपर। इट्स अ वेरी वेरी हैवी इक्वेशन। इसमें उसको नोबेल प्राइज कैसे मिला कि इसने हवा की हाइड्रोजन और हवा की नाइट्रोजन को आपस में रिएक्ट करवा दिया और अमोनिया गैस बना दी। और ये बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 प्लेस करते हैं, 2 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3। अभी हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये मैंने बैलेंस शुरू में इसलिए नहीं की ताकि मैं आपको बता सकूं कि इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप Kc की वैल्यू सही तरीके से निकाल सकें। चलें अब यहाँ पर यही वो बात कर रहे हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc। तो लिहाजा Kc की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या है जी? प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया है, ऐसा ही है, और जो रिएक्टेंट है हमारे पास नाइट्रोजन गैस है और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस है। और स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे, कंसंट्रेशन लेनी है इनकी और इनकी वैल्यूज ऑलरेडी डाटा में दी हुई है। तो प्रोडक्ट ऊपर आ गई और रिएक्टेंट्स नीचे आ गए। अब हम लेंगे इनकी कोफिशिएंट्स जो कि अमोनिया के 2 बनते हैं और हाइड्रोजन के 3 बनते हैं, और जबकि नाइट्रोजन का कोई कोफिशिएंट नहीं बनेगा, मतलब एक जो बनेगा जो बन रहा है एक ही लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास अमोनिया की वैल्यू भी दी हुई है, नाइट्रोजन की भी दी हुई है और इसके अलावा हाइड्रोजन की भी दी हुई है। तो लिहाजा वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं। पहले अमोनिया की प्लेस कर लेते हैं, 0.1 और उसके बाद नाइट्रोजन की कर लेते हैं। यहाँ पर आपको याद होगा हम यहाँ स्केयर लेंगे स्केयर। क्यों लेंगे? क्योंकि अमोनिया का स्केयर आया हुआ है, ठीक है, मोलर वैल्यू की वजह से। और उसके बाद हमारे पास क्या है जी? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 0.602 और इसका हम क्या लेंगे? 1 लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन, सो 0.420, यहाँ हम इसका लेंगे क्यूब क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की 3 मोल की वैल्यू बैलेंस इक्वेशन में ली हुई है, इसलिए कोएफिशिएंट क्यूब आ जाएगा। अब डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्या होगा नेक्स्ट, इनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसका स्केयर लेंगे और फिर डेफिनेटली नीचे वाले दोनों वैल्यूज को क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो 0.286 इसका आंसर आ जाएगा। 0.286 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि यूनिट क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने बेसिकली Kc का यूनिट निकालना है। तो Kc का यूनिट निकालने का तरीका आपको पता ही है कि मोल पर डीएम क्यूब यूनिट है और ऊपर अमोनिया है, समझिए अमोनिया का यूनिट है और उसका क्या हो जाएगा? स्केयर। और नीचे हमारे पास क्या है जी? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, उसका भी यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब। और उसके साथ चूंकि 1 मोल ही यूज़ हो रही है बैलेंस केमिकल में तो 1 ही लगाएंगे यहाँ पे। और फिर हाइड्रोजन है, उसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है और वहाँ पर हम क्या लगा देंगे? क्यूब। अब आप सबको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये क्या हो जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर जो कि ऊपर ऑलरेडी रहेगा वैसा का वैसा, और नीचे क्या हो जाएगा? पावर 4 हो जाएगी। एम आई राइट विद दिस? तो अब आपको ये क्या होगा? हमने यूनिट निकालना है, नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर खत्म करेंगे, न्यूमिनेटर में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब
2 माइनस 4। अब साइन नेगेटिव वैल्यू का ग्रेटर है, तो लिहाजा आंसर क्या आएगा, मोल पर DM क्यूब -2। अब -2 अंदर वाली वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा इसका यूनिट मोल -2 और DM क्यूब जो है, जो कि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करके 6 आंसर आएगा। तो इसका आंसर यूनिट में ये लगेगा, मोल -2 और DM जो है वो 6 पॉजिटिव। अगर आप ये यूनिट लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आप ये यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। और कैसे यूनिट निकालना है, द बिगेस्ट गेम इज़ दिस, कि यूनिट कैसे निकालना है। आंसर तो कंसंट्रेशन डाल के इजीली कैलकुलेटर से निकल आएगा, लेकिन यूनिट्स निकालने का प्रॉब्लम है। चलें, प्रॉब्लम है, अगली प्रॉब्लम हल करते हैं, प्रॉब्लम 9.3। जी तो स्टूडेंट्स, अब ये प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। इस प्रॉब्लम को 9.3 प्रॉब्लम को थोड़ा सा ज़रा स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं और बस उसको इग्नोर करके छोड़ ही देते हैं। तो इंशाल्लाह इन कुछ मिनट्स के अंदर अंदर मैं आपको ये प्रॉब्लम सही तरह समझा देता हूँ। इसमें करना क्या होता है, इसमें हमारे पास एक सिचुएशन दी जा रही है कि एक रिएक्शन है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, उसका रिएक्शन है क्लोरीन गैस के साथ। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड बनता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। द इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस इक्वेशन के अंदर, अब हमारे पास ये इक्वेशन बैलेंस है, यानी एक मोल ने रिएक्शन किया और एक ही मोल बना है और बैलेंस भी है, क्योंकि ये दो और 3 5 क्लोरीन है और एक फॉस्फोरस है और एक फॉस्फोरस है, इक्वेशन बैलेंस है, यानी टेक्निकली ये इक्वेशन बैलेंस है। अब आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, Kc की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो Kc की फॉर्म में इसको हम लिख लेते हैं। सो लेट्स ट्राई। अब आपको याद होगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है इस वक्त, PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, स्क्वायर ब्रैकेट से ले लेंगे, और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं दैट इज समथिंग लाइक PCl3 और Cl2, राइट। अब हमने इसकी कंसंट्रेशंस प्लेस करनी है। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको भी एक यहाँ पे बहुत बड़ी बात बताने लगा हूँ, इसको ज़रा फोकस कर रहे हैं आप। देखो, जब भी हमारे पास Kc के सामने वाली जो वैल्यूज होती हैं, यानी जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स होते हैं, इन सब का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है। ये आपने फोकस नहीं किया होगा पहले, मैंने आपको बताया पहले भी था, लेकिन अब फोकस कर लें कि इसका यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसका यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, इसका यूनिट भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, लेकिन इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होगा ये शर्त नहीं है। कभी कभी तो ये भी होता है कि Kc का यूनिट होता ही नहीं है। जैसे आपको याद होगा हमने एक इक्वेशन की थी, Kc इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन आयोडाइड बना था, उसका स्केट था ऊपर और मेरे ख्याल में हाइड्रोजन गैस थी, और यहाँ पे जो थी आयोडीन मॉलिक्यूल था, और ये मेरे ख्याल में बैलेंस है, राइट। तो हमने देखा था इसका कोई यूनिट ही नहीं है, यहाँ पे Kc का कोई यूनिट नहीं, इसका भी मोल पर DM क्यूब है, इसका भी मोल पर DM क्यूब है, इसका भी मोल पर DM क्यूब है, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। जब हमने इसकी वैल्यूज डाली थी तो वैल्यूज डालने के बाद जो भी आंसर x आया था, हमने साथ यूनिट लगाया था, यूनिट कोई नहीं लगाया था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात कि इसका यूनिट मोल पर DM क्यूब है, इसका भी मोल पर DM क्यूब है, इसका भी मोल पर DM क्यूब है। इसका क्या होगा ना, डाटे में ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर वो लिख रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू ऑफ Kc इस मरतबा वो दे रहे हैं, यानी हम इसको प्लेस करते हैं, यानी Kc की क्या वैल्यू है, Kc की वैल्यू है 0.13 मोल -1 DM +3। लुक एट दैट, यानी ये इसका Kc का यूनिट है इस इक्वेशन के लिए। इस इक्वेशन के लिए Kc का यूनिट ये है, ये Kc का यूनिट लिखा है मैंने, क्योंकि ये मैंने वैल्यू Kc की प्लेस की है। और इसमें नेक्स्ट क्या हो रहा है, इसमें आपको वो वैल्यू दे रहा है, कंसंट्रेशन दे रहा है, लुक एट दैट, कंसंट्रेशन दे रहा है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर PCl3 की और Cl2 की, और साथ वो कह रहा है कि ये कंसंट्रेशन है और आपने निकालनी क्या है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन PCl5 की निकालनी है। तो यानी समझे क्या स्टूडेंट, समझे ये कि जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखा ना आपने, ये PCl5, इसका तो आपके पास पता ही नहीं है ना, इसकी कंसंट्रेशन दी नहीं है, ऐसे लिख लेंगे इसको। और PCl3 की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है दैट इज समथिंग लाइक 10। इसी का यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती ना, पॉइंट पे लिखेंगे ना। और Cl2 जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या है 9.0, और आपको पता है ये 1 कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी। अब इसकी तो वैल्यू हमारे पास है नहीं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, इसको लाके इससे क्या कर लेंगे,
मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो PCl5 आंसर क्या आएगा 0.313 10 9.0। समझ रहे हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। अब PCl5 का कुछ आंसर आएगा कि नहीं आएगा 11.7 इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स, और इसका यूनिट मोल पर DM क्यूब होगा। अब तुमको सर हैं इसका मोल पर DM क्यूब कैसे होगा? ओ भाई यही तो बता रहा हूँ कि भाई इसका यूनिट मोल पर DM क्यूब है, इसका जो भी आंसर आ जाए, इसका यूनिट क्या है मोल पर DM क्यूब। तो बस इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे कि नहीं, केसी का यूनिट निकालना। अब उसने तो खुद निकाल के बताया हुआ है, ये देखें डाटा में उसने खुद बताया हुआ है हमें, तो हमें केसी का यूनिट प्लेस ही नहीं करना, हमें तो PCl5 की वैल्यू निकाली है ना, तो PCl5 का यूनिट तो मोल पर DM क्यूब ही होगा, क्योंकि वो क्या है, वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के अंदर आपको पता है ना कि सबका यूनिट मोल पर DM क्यूब होता है, केसी का यूनिट डिफरेंट होता है। मैजिक समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देखें, राइट। तो ये इसका हल है। आई होप आपको समझ में आ गया, आई रियली बेटर होप कि आपको समझ में आ गया होगा जी। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो केसी है इसकी हमने अहमियत मालूम करनी है, इसका हमने यूज मालूम करना है। अब केसी क्या होता है, आपको याद होगा कि जो हमारे पास एक स्पेसिफिक रेट था फॉरवर्ड रिएक्शन का और एक स्पेसिफिक रेट था रिवर्स रिएक्शन का, तो इन दोनों की जगह हमने एक टर्म यूज की थी, दैट वाज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। यानी कि जितनी रिएक्शन जब हो रहा होता है, ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो जितना ए और बी आपस में रिएक्ट करके एक्टिव मास उनका फॉरवर्ड जाता है, और फिर आपको पता है कि फॉरवर्ड जो हो रहा होता है वो वापस रिवर्स भी आता है, कुछ ना कुछ मास ऐसा होता है, मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन का ही केसी निकाला जाता है। तो लिहाजा आप कह लो कि जो फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स आ रहा है रिएक्शन के अंदर, जो भी मास है उसको हम केसी कहते हैं, उसके रेशो को, फॉरवर्ड जाने के और रिवर्स आने के एक वैल्यूज को केसी कहा जाता है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये हमेशा वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होती? क्योंकि आपको पता है कि जो ए और बी ने आपस में रिएक्ट किया है और उसने जो है सी और डी बनाया, लेट्स से दैट, तो ए और बी हमेशा जितना रिएक्ट करेंगे आपस में और सी और डी बनाएंगे, और सी और डी जितना आपस में रिएक्ट करेंगे और ए और बी बनाएंगे, ये बात एक तय होती है हर जमाने में, हर वक्त, एक खास प्रेशर पे, एक खास टेम्परेचर पे। हर रिएक्शन के लिए केसी डिफरेंट है, ये मैं आपको बता दूं, आपने इसको याद भी करना है। तो लिहाजा बहरहाल मैं आपको भी बताऊंगा कि केसी की क्या इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स इसको मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने से पहले एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। ये टॉपिक आपके इस चैप्टर का सबसे अहम तरीन टॉपिक है। पहले मैंने आपको बताया कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के मैक्रोस्कोपिक करैक्टर्स हैं वो एज अ लॉन्ग आपको बोर्ड में पूछे जाते हैं, बड़ा तगड़ा सवाल है। उसके बाद मैक्रोस्कोपिक करैक्टर्स पूछे जाते हैं, वो भी एक बड़ा तगड़ा और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको लॉ ऑफ मैथ सेक्शन बताया, वो भी एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने तैयार करना है मेंटली। फिर न्यूमेरिकल आ जाता है कोई ना कोई, वो भी लॉन्ग के तौर पे आपने देखना है। अब मैं जो आपको पांचवा पेंडोरा ओपन कर रहा हूं वो है ये इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि आखिर केमिकल इक्विलिब्रियम की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी लॉन्ग के तौर पे आता है। तो इसका भी आप बोर्ड निशान लगा लें किताबों पर कि ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, अब इस पे आते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस फिलहाल होती तो बहुत सी इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिलहाल मैं आपको 2 पॉइंट्स जो है वो डोमिनेंट तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने केसी से रिलेट पढ़नी है, दैट इज द प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन अब आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या प्रेडिक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये क्या है, मैं बताता हूं आपको। और दूसरा जो है दैट इज एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। अच्छा चले मैं आपको बताता हूं ये क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखें प्रेडिक्शन का मतलब होता है पेशेंट गोई करना, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का होता है कि रिएक्शन का कोई इतलाक मालूम करना कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है। देखें अब लेट्स से दैट आपने आई डोंट नो, मैं कोई किताब की एग्जांपल ही ले लेता हूँ। लेट्स से दैट हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और आयोडीन पार्टिकल है, और ये बना रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है 2 मोल बना रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसमें हाइड्रोजन गैस ने, आयोडीन मॉलिक्यूल ने और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया। जैसे कि आपको याद है कि ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने लिया था पार्टिकल,
और उसमें आयोडीन पार्टिकल्स पर्पल कलर के थे, हाइड्रोजन कलरलेस थी, उन दोनों ने रिएक्ट किया, हाइड्रोजन आयोडाइड जब बनाई थी तो ये कलरलेस जो है एक पार्टिकल पैदा हुआ था। यानी जब हमने फ्लास्क लिया था वो पर्पलिश कलर का था और जब हमने इसको ज़रा सा हीट किया तो पर्पल कलर गायब हो गया, क्योंकि आयोडीन थी वो इससे रिएक्ट कर गई, आयोडीन ख़त्म हो गई। अब फ्लास्क में क्या मौजूद है? अब देखो तुम्हें पता लग रहा है, अभी इनिशियली क्या पता लग रहा है कि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बनी होगी, तभी तो कलर गायब हुआ। तो लिहाजा डायरेक्शन पता लग गई ना, ये एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। लेट्स से दैट कुछ वक्त गुजरने के बाद तुमने टेम्परेचर हटा दिया फ्लास्क से और फिर दोबारा आयोडीन नज़र आना शुरू हो गई, मतलब पर्पल कलर फ्लास्क में नज़र आना शुरू हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब आयोडीन हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा होगा, आयोडीन दोबारा बन रही होगी, जिस वजह से जो फ्लास्क का कलर है वो पर्पल होता चला जा रहा है। तो यहाँ से क्या डायरेक्शन समझ में आ रही है रिएक्शन की? ये तो रिवर्स जा रहा होगा। तो यही है प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। तुम कहोगे सर ये तो आपने फिजिकल तरीका बताया कि पर्पल कलर नज़र आएगा, पर्पल कलर नज़र नहीं आएगा, तभी तो हम डायरेक्शन बताएंगे। लेकिन ये फिजिकल तरीके से आपने जज नहीं करना है, ये फिजिकल तरीके से जजमेंट नहीं होती है। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये जो रिएक्शन है, हम इस रिएक्शन का केसी निकालते हैं। चलें, अब आप कहेंगे सर निकाल के दिखाएं, तो मैं सिंपली आपको ये बस बता दूंगा कि इसका केसी जो है वो 57 होता है। अब आपको सर ये इसकी केसी की वैल्यू 57 है, ये हमें कैसे पता लगा? तो मैं कहूँगा बेटा हर रिएक्शन की अपनी केसी की वैल्यू होती है। मतलब आपको मैंने क्या बताया, केसी क्या होता है कि कुछ वैल्यू फॉरवर्ड गई, कुछ वैल्यू रिवर्स आई, ऐसा ही है ना। तो लिहाजा इसमें क्या बताया मैंने ये बताया कि इसमें से कुछ वैल्यू फॉरवर्ड जाएगी, कुछ वैल्यू रिवर्स आएगी, और वो वैल्यूज हैं 57। वो वैल्यूज की जो एक कंसंट्रेशन है वो 57 है। वो रेशो जो है उसका अगर हम निकालें रेशो तो वो 57 निकलता है। और टेम्परेचर इसका लिया जा रहा है 700 केल्विन, और ये 700 केल्विन पे ये काम होगा। तो क्या समझ में आई? समझ में ये आई कि जो केसी की वैल्यू 57 है। ओके फाइन। अब हमने फ्लास्क में डील की हुई है, हम इसके अंदर आयोडीन भी डाला है, हाइड्रोजन गैस भी डाली हुई है, और इसमें हम इसको हीट कर रहे हैं। अब हम इसकी किसी मुतलका टाइम पे कंसंट्रेशन निकालते हैं। फॉलो करें इस बात को। अब फॉर एग्जांपल केसी की वैल्यू निकल आती है 57 से लेस, यानी देखें हमारे पास ये केसी की वैल्यू है, ये बड़ा सा बबल मैंने केसी का बना दिया, और ये छोटा सा बबल मैंने बना दिया जो अभी मैंने एक इंस्टेंट के तौर पे केसी की वैल्यू निकाली है। लेट्स से दैट कि उसको हमने बोलना है क्यूसी। ठीक है, एक तो फिक्स वैल्यू निकली हुई है ना 57, लेकिन एक वैल्यू अभी हमने टाइम पे निकाली जो कि 57 तो नहीं निकली। या तो वो 57 से छोटी है या तो 57 से बड़ी है, जो हमने एक इंस्टेंट रिएक्शन जब चल रहा है उस वक्त निकाली है। एक वैल्यू हमें पता है तय है कि भाई एक वैल्यू 57 ये तय है, डन है, डील है। ये जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेशो निकलता है वो 57 है। लेकिन एक वो वैल्यू है कि अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है या रिएक्शन जो है बड़ी देर से हो रहा है और इम्बैलेंस हो गया हुआ है, तब भी तो केसी की वैल्यूज निकाली जा सकती है ना। तब जब आप केसी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो केसी नहीं होगी, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू नहीं होगी ना, वो क्या होगी? क्यूसी होगी। क्यूसी कहते हैं रिएक्शन कोशेंट को। ठीक है, क्यूसी आपकी किताबों में लिखा हुआ है, क्यूसी को हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग? रिएक्शन कोशेंट। ये नाम नहीं भूलना है आपने, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट। अब मैं फॉलो क्या करें बात को, वो देखें जरा। अब ये क्यूसी छोटी निकली, केसी बड़ी निकल आई। अब क्यूसी जब छोटी निकलेगी तो डेफिनेटली क्यूसी चाहती है कि मैं केसी हो जाऊं। ठीक है, तो छोटी वैल्यू क्यूसी इंडिकेट करती है कि मैंने केसी होना है, तो रिएक्शन क्या जा रहा है? फॉरवर्ड जा रहा है। रिएक्शन क्या जा रहा है? छोटी वैल्यू, लेट्स से दैट 8 निकल आई, 10 निकल आई, 15 निकल आई, 25 निकल आई, छोटी वैल्यूज हैं। अब छोटी वैल्यूज ने डेफिनेटली 57 को अप्रोच करना है ना, तो फॉरवर्ड जाएंगे तो अप्रोच होगा ना। अगर आप 25 किलोमीटर के फासले पे हैं, आपने 57 किलोमीटर सफर करना है, तो आप फॉरवर्ड जाएंगे तो सफर तय होगा ना। तो लिहाजा यहाँ पर ये थिंग समझा रहा हूँ मैं आपको कि 57 का आपने फिगर टच करना है। लेट्स से दैट कि केसी की वैल्यू छोटी कर देते हैं और क्यूसी की वैल्यू बड़ी कर देते हैं। अब अगर सर ये क्या बात हुई? अब देखें, अब वैल्यू 80 है, वैल्यू 90 है, वैल्यू 30 है, सॉरी 30 तो नहीं लिख सकता, आई डोंट नो, 50 है, नहीं 50 भी नहीं लिख सकता, ओके 60 है, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब ये लिख सकता हूँ ना मैं। अब क्या होगा? बैकवर्ड नहीं जाएगा रिएक्शन,
क्योंकि केसी तो 57 पे आया हुआ है। केसी ने कब आना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ने कब आना है, 57 पे आना है। तो लिहाजा रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड। तो लिहाजा रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। तो यहाँ फॉरवर्ड लिखा, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, रिवर्स। यहाँ पे रिवर्स। लेकिन एक मजे की और चीज़ है, जब QC की वैल्यू और KC की वैल्यू दोनों क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, तो हम कहेंगे रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, ना वो फॉरवर्ड है ना वो रिवर्स है, वो इक्विलिब्रियम पे है। जैसे आपकी बुक्स में कुछ तस्वीरें बनी हैं, आपको मेरे ख्याल में कभी समझ तो आई नहीं होगी, अगर अभी आ गई है तो दैट्स थम्स अप। ये 3 तस्वीरें बबल्स बने हुए हैं, तो हमें क्या इंडिकेट करते हैं ये बबल्स, हमें यही इंडिकेट करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ केसी। सुनो, अब केसी की वैल्यू आपको पता थी तो आपने कोई पता लगाया ना कि फॉरवर्ड रिएक्शन है कि रिवर्स रिएक्शन है। सोचें इस चीज को, आपको ये वैल्यूज पता होती और ये वैल्यूज पता होती, ये वैल्यू आपको पता ही ना होती, केसी की वैल्यू पता ना होती, तो फिर आप कैसे बताते कि ये फॉरवर्ड जा रहा है कि रिवर्स जा रहा है, आप नहीं बता पाते ना। सो इसीलिए हम इसको बोलेंगे प्रिडिक्टिंग दी डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि ये जो केसी की वैल्यू है अगर हमें पता लग जाती है ओरिजिनल, तो ये क्या समझाती है, ये क्यूसी समझाती है। क्यूसी से क्या पता लगता है, डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या है, बता दिया आपको कि रिएक्शन या तो फॉरवर्ड है, रिएक्शन या तो फॉरवर्ड है या तो फिर क्या है, रिवर्स। अब समझ में आई बात आपको। लेकिन एक फायदा केसी की वैल्यू से और होता है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या, ओके फाइन, वी गेट सम आइडिया आउट ऑफ इट। आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल दी जिसमें केसी क्यूसी का कंपैरिजन करके छोटे बड़े बबल्स बना के फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन समझाने की कोशिश की। अब हम ये समझाएं कि एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन क्या चीज होती है, तो मैं अब आपको एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन समझाने की भरपूर कोशिश करता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर आपको ये बात बता देता हूँ कि डायरेक्शन कैसे पता लगती है। डायरेक्शन आपने किसी भी रिएक्शन की अगर पता लगानी है तो मैंने आपको कहा था कि ये फॉरवर्ड हो सकती है डायरेक्शन, या फिर डायरेक्शन क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन किस चीज़ की कंसंट्रेशन, डेफिनेटली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और रिएक्शन दोनों तरफ जा सकता है, रिवर्सिबल हो सकता है। अब हमने एक बात कर ली क्यूसी हमने कहा कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम दिया। फिर कल हमने एक नई चीज़ पढ़ी, दैट वाज क्यूसी। एक तो केसी है ना, एक हमने कल नई चीज़ पढ़ी क्यूसी क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि अब ये एक फ्लास्क है, इसके अंदर कंसंट्रेशन इक्वल है, यानी प्रोडक्ट जितनी होनी चाहिए, रिएक्टेंट जितने होने चाहिए, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी आ रहा है। तो ये इस रिएक्शन, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो उसकी वैल्यू KCH अचीव कर चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ हाइड्रोजन है, आयोडीन है और हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है, तो मैंने आपको बताया कि इसका जो KC होता है वो 57 होता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, शायद 700 केल्विन मैंने आपको टेम्परेचर बताया था। लेकिन लेट्स से दैट हमारे पास अभी एक और फ्लास्क है, अब इस एक और फ्लास्क के अंदर रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, और रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं आया। मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि ये इक्वल नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स बराबर आ जाए रिएक्टेंट्स के, यानी दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो बराबर हो जाए, और फिर प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स का आप क्या लेते हैं, रेशो लेते हैं। उस रेशो को क्या नाम देते हैं, केसी का नाम देते हैं। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अब ये वाला रेशो नहीं है, यानी जो कि हर रिएक्शन का स्पेसिफिक रेशो होता है, मैंने आपसे कहा था। यहाँ पे रेशो कह लें आप 8 है, तो ये तो 57 से छोटा नंबर है ना। एक सर्टेन टाइम हो सकता है रिएक्शन के स्टार्ट में, हो सकता है कि कुछ टाइम गुजर जाने के बाद कभी आपको होता है रिएक्शन जो है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कभी कभार इक्वल ना हो। तराजू का जरूरी तो नहीं हर वक्त वो बराबरी पर रहे, कभी ये वाली साइड नीचे जा सकती है, कभी ये वाली साइड नीचे जा सकती है, डिपेंड करता है ना। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों बराबर, तो लिहाजा जब दोनों बराबर नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो केसी होगा ना एट दैट टाइम एज वेल, रेशो तो होगा ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का। ये तो नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का रेशो ना हो, तो इसलिए उसको हम क्यूसी कहेंगे, क्योंकि एट अ सर्टेन टाइम जब इक्विलिब्रियम नहीं है तो फिर इस क्यूसी से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। अब देखें केसी की वैल्यू 57 है और क्यूसी की वैल्यू 8 है। अब हमने 57 को अप्रोच करना है, तो डेफिनेटली रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो 57 की तरफ जाएगा ना। और अगर लेट्स से दैट यही हम कह लें 87 हो गया, लेट्स से दैट
8 से क्या हो गया, हमने भी ये रेशो निकाला अंदर से 87 निकाला है, जो कि कभी निकलता नहीं है। हर रिएक्शन का रेशो एक वो तो करने से पता लगेगा ना। तो लेट्स से दैट, अब सपोज कर लेते हैं 87 हो गया जी इसका हाइड्रोजन आयोडाइड फ्लास्क के अंदर। 87 और 57 से बड़ा हो गया। अब 87 ने अगर 57 को अप्रोच करना है तो क्या करना पड़ेगा, बैकवर्ड आना पड़ेगा, उस नंबर को पीछे आना पड़ेगा। तो पीछे आने का मतलब क्या है कि रिएक्शन क्या है। तो फिर देखें QC की वैल्यू से और KC की वैल्यू से और QC की वैल्यू के साथ, KC की वैल्यू से QC की वैल्यू के साथ आप क्या निकाल सकते हैं, आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। चले आज KC की एक और अहमियत को पढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि रिएक्शन कितना हो सकता है, एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन पे तो बात करते हैं, लेकिन बच्चे ने सवाल किया सर डायरेक्शन तो समझाएं क्या होती है, नहीं समझ में आई अभी तक। मैं कहा यार जितना मैंने समझा दी है समझ तो आ जानी चाहिए। देखें, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसे कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स बनाई और प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहे हैं, इसे हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड। इसी का पता लगाना होता है, वो हम KC की वैल्यू से लगाते हैं। एक मदर KC वैल्यू होती है और फिर जो इंस्टेंटली निकाल लेते हैं वो QC वैल्यू होती है। रिएक्शन कोशेंट उसे हम कहते हैं। तो रिएक्शन कोशेंट की मदद से डायरेक्शन का पता लगाना इज नोन एज प्रिडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन की बात करते हैं। देखें, हमारे पास अगर हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हम ये देखते हैं कि रिएक्शन कितना हो चुका हुआ है। फॉलो करें बात को। अगर लेट्स से दैट आपके पास एक रिएक्शन है, बुक को फॉलो कर लेते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स जो आपकी बुक में मौजूद हैं कि हमारे पास एक ड्रम है, ठीक है जी, सिलेंडर है, और उस सिलेंडर के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का आमेज़ा है। अब इसमें रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं सिलेंडर में और प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। अब होना तो ये चाहिए कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है तराजू में उतनी ही कार्बन मोनो और ऑक्सीजन हो, तभी तो इक्विलिब्रियम आता है। देखें ना, 1 किलो का पत्थर इधर रखा तराजू में तो 1 किलो का पत्थर इधर रखेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम है। लेकिन केमिस्ट्री की ज़ुबान में इसे इक्विलिब्रियम आप नहीं कह सकते। हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था एक्टिव मास, कि रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में जो रिएक्ट करना चाहता है वो रिएक्ट करके आगे प्रोडक्ट बनाएगा। फिर जो प्रोडक्ट है उसके अंदर भी कुछ रिएक्शंस होंगे और वो दोबारा रिएक्टेंट बनाएगा। तो एक्टिव मास प्रोडक्ट की तरफ से भी होता है और रिएक्टेंट की तरफ से भी होता है। तो अब आपको ये जो मिक्सचर नज़र आ रहा है सिलेंडर के अंदर, अब आप कहेंगे सर इसमें तो सब चीज़ें इक्वल होंगी तो हम इसको इक्विलिब्रियम कहेंगे, बट द वेरी गुड आंसर इज नो। देखें, इसकी KC की वैल्यू चेक करें, कितनी बड़ी वैल्यू है। इट्स अ बिग नंबर, इट्स अ लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ KC। तो ये हमें क्या समझाती है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऑलमोस्ट सारा क्या पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, लार्ज वैल्यू। यानी सिलेंडर में आप जब भी कुछ सैंपल निकालेंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, आपको कार्बन मोनो ना होने के बराबर मिलेगी, ऑक्सीजन भी ना होने के बराबर मिलेगी। तो आप कहेंगे यार ये तो इक्विलिब्रियम आ चुका हुआ है सिलेंडर के अंदर, तो इसमें हमें कार्बन मोनो, ऑक्सीजन और कार्बन तीनों इक्वल अमाउंट में मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं तो जो इक्विलिब्रियम तो अटेन करते हैं लेकिन ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड हो चुकी होती हैं, यानी सारी प्रोडक्ट्स होती हैं और थोड़ी सी प्रोडक्ट के पास काबिलियत है टूटने की। यहां पर देखें आप, यहां पर कार्बन मोनो और ऑक्सीजन सारे रिएक्ट कर चुके होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे पास बड़ी कम सलाहियत है कि वो रिएक्ट करे और क्या बना दे, रिएक्टेंट्स बना दे। अब रिएक्टेंट्स के पास तो सलाहियत थी आपस में ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट करने की, प्रोडक्ट बनाने की, लेकिन प्रोडक्ट की टूटने की सलाहियत नहीं थी कि वापस आ जाए। यानी जब आपने शुरू में सिलेंडर में कार्बन मोनो और ऑक्सीजन डाली होगी तो रिएक्शन बड़ा तेज़ वो होगा। आपने पढ़ा ना फॉरवर्ड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े आपने कि रिएक्शन स्पीड्स अप ग्रेजुअली और रिवर्स जो है वो स्लोज डाउन ग्रेजुअली, है ना। तो अब यहाँ पर भी वही सीन समझें आप
कि यहां पर शुरू शुरू में रिएक्शन बड़ा तेज हो रहा है और प्रोडक्ट बन गई है, सारी की सारी प्रोडक्ट बन गई है और प्रोडक्ट अब टूट ही नहीं रही है। हालांकि टूटती है लेकिन उतनी नहीं टूट रही जितनी के टूटनी चाहिए। और फिर जब आप सिलेंडर में सैंपल बाहर निकालते हैं, कंसंट्रेशन निकालते हैं बाहर, तो आपको पता लगता है कार्बन डाइऑक्साइड ही सैंपल में आ रही है। तो फिर आपने हिसाब लगाया कि इसकी केसी की वैल्यू क्या है, बहुत बड़ी है, इट्स अ लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। तो इसमें आपको मिलेगा ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड नथिंग लाइक रिएक्टेंट्स, नेग्लिजिबल रिएक्टेंट्स, इस तरह के रिएक्शन में। इज इट फाइन? उसके बाद नेक्स्ट है एक और हमारे पास प्रॉब्लम, उसमें एक और इक्वेशन बना दी मैंने। अब इसमें चेक करें आप, केसी की वैल्यू मैंने कितनी छोटी सी लिखी, नेगेटिव पावर 9 पे लगा के लिखी है मैंने। यानी यहां पर मैं क्या लिखूंगा, वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। ये बात समझ में आई आपको? तो ये बात हमें क्या समझाना चाह रही है? ये बात समझाना चाह रही है कि रिएक्टेंट जो आपने मिक्सर सिलेंडर में डाला था, यानी अमोनिया जो आपने सिलेंडर में डाली थी, वो टूटी ही नहीं, वो थोड़ी बहुत टूटी और बस नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस थोड़ी बहुत सिलेंडर के अंदर मौजूद है और ऑलमोस्ट रिएक्टेंट ही पड़ा हुआ है पूरा का पूरा किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। तो आप कहेंगे भाई इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया इज क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो फिर ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इनसाइड दी सिलेंडर। तो यहां पर आपने क्या हिसाब लगाया कि सिलेंडर के अंदर क्या मौजूद है, अमोनिया भरी पड़ी है। वहां पे पहले सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड ही पड़ी हुई थी मैक्सिमम, तो हमने कहा सारी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, रिएक्टेंट नेग्लिजिबल है। लार्ज न्यूमेरिकल केसी हमें ये समझाती है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन समझ में आया कि कितना का कोई रिएक्शन हो सकता है, ये हमें केसी बताएगा। केसी की बड़ी वैल्यू बताएगी कि रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट्स ने ज्यादा रिएक्ट करना है। और अगर केसी की वैल्यू स्मॉल होगी तो स्मॉल केसी की वैल्यू बताएगी रिएक्टेंट ने रिएक्ट नहीं करना, प्रोडक्ट तो नन्ही पुन्नी टिक्की टिक्की सी बनेगी, थोड़ी सी बनेगी, नन्ही पुन्नी टिक्की टिक्की। उसके बाद आ जाए आप एक और रिएक्शन की तरफ। तीसरा सिलेंडर, इसमें डाली आपने क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और रिजल्ट में भी बनी एक और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन समझ लें कि N2O2 फॉर्म वाली ऑक्साइड है, ये N2O2 वाली ऑक्साइड है। दोनों फर्क है, स्ट्रक्चर का फर्क है, दोनों नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ही हैं। तो जब आपने तो सिलेंडर में डाला तो आपने रिएक्शन मिक्सचर निकाला, तो आपने देखा कि उतनी ही आपके पास ये वाली गैस है, उतनी ही ये वाली गैस है, इक्वल अमाउंट, यानी बिल्कुल जो आप सोचना चाह रहे थे बात कि इक्वल हो। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में क्या समझ में आया कि भाई दोनों आपको सेम मिलेंगी अगर केसी की वैल्यू 0 के करीब है। देखिए ना, मैं अगर नंबर लाइन लगाता हूं, ये मैं 0 लेता हूं, तो मैंने छोटा करना है तो यहां पे नेगेटिव पे आ जाऊंगा, 0 से बहुत पीछे चला जाऊंगा तभी बनेगा ना -9। और अगर मैं 0 से बहुत आगे चला जाऊंगा तभी बनेगा 10⁻22। ऐसा ही है कि नहीं? यानी कि 0 से बहुत आगे जाऊंगा तो दैट मेक्स एन आइडिया लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। 0 से बहुत पीछे आ जाऊंगा दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। और फिर जब मैं 0 के करीब करीब रहूंगा तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ टॉलरेबल मॉडरेट वैल्यू। इसे हम कहेंगे नीदर स्मॉल नॉर लार्ज। इस वैल्यू को क्या कहेंगे? नीदर, ना ही स्मॉल है नॉर ना ही लार्ज, ये वैल्यू। तो यहां समझ में आई कि रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स भी उतने ही होंगे और प्रोडक्ट्स भी उतने ही रिएक्ट करके सीन ऑन किया हुआ है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन क्रिएट किया हुआ है। लेकिन यहां पे क्या सीन हो रहा है कि प्रोडक्ट सारी भरी पड़ी है और रिएक्टेंट सारे भरे पड़े हैं, लॉट ऑफ वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट्स रिएक्ट करके बहुत काम आ रही है, यानी रिएक्टेंट्स पड़े हुए हैं मिक्सचर के अंदर। यहां समझ में आ रही है कि बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई है और कार्बन मोनो ना होने के बराबर है। ये समझ में आया आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सो दैट मिक्स। और ये बोर्ड में आपको एमसीक्यू आते हैं तीनों, ये तीनों एमसीक्यूज आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। ये आपको बोर्ड में 1 नंबर जरूर दे के जाएंगे। ये BMCQ है मेरी तरफ से किसी भी बोर्ड के लिए, तो आपने इनको अच्छी तरह से तैयार कर लेना, राइट। और नोट्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए लिंक्स, नोट्स आप फ्रीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और अब एक हम हल कर लेते हैं टेस्ट योरसेल्फ 9.3 को, ताकि हमें इसके भी सवाल पता लग जाएं। और इससे पहले शायद मैं आपसे बात करता हूं कि एटमॉस्फेरिक गैसेस का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। ये देखें, ये अमोनिया गैस जो है, ये हम हवा में मौजूद हाइड्रोजन, हवा में मौजूद नाइट्रोजन, इसका इस्तेमाल करते हैं और अमोनिया बनाते हैं। फिर अमोनिया के साथ हम
कार्बन डाइऑक्साइड गैस में लाते हैं और यूरिया बना देते हैं। यूरिया हम खेतों में डालते हैं, सब्जियां उगा लेते हैं, सब्जियां इंसानों को बेच के पैसा कमाते हैं, क्योंकि उस खेत ने 1 टन फसल देनी थी, लेकिन हमने हवा की गैसों का इस्तेमाल करके केमिकल बनाया, केमिकल खेतों में डाला, खेतों ने फसलें बढ़ा दी हमारी ज़्यादा, 1 टन की बजाय में 2 टन उसी ज़मीन से फसल मिल गई और हो गया टनाटन पैसों का फ़ायदा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक रहेगा। अभी मैं समझाता हूँ आपको और उसके बाद टेस्ट और सेल समझाता हूँ मैं आपको। जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस की, कि एटमॉस्फेरिक गैसेस का क्या किरदार है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स में इसका क्या किरदार है। तो याद रखें, हवा में जो बहुत ज़्यादा मिकदार में गैसें हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें नाइट्रोजन 78% तक मौजूद है, ऑक्सीजन 21% तक मौजूद है। इसके अलावा एक आर्गन गैस है जो कि एक नोबल गैस भी कहलाती है, 9% तक मौजूद है। और इसके अलावा हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये 0.04% मौजूद है, यानी इसकी मिकदार काफ़ी कम है। तो एटमॉस्फेयर में जो है वो हाइड्रोजन गैस भी मौजूद है, इसकी परसेंटेज क्या है ये आप मुझे कमेंट में बता दें, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हवा में गैसेस हैं इनको हमने हवा से निकाल लेना है, इनको हमने हवा से पकड़ लेना है, इनको हमने हवा से सिलेंडरों में डाल देना है। लेकिन जब हम हवा को सिलेंडर में डालेंगे वो तो मिक्सचर ही आएगा, तो कोई ना कोई टेक्निक्स होंगी जो इन गैसों को अलहदा किया जा सकता है और सिलेंडरों में अलहदा इकट्ठा किया जा सकता है। अब आप ये अगर कर लेंगे तो उसके बाद इन गैसों को मिलाने से, स्पेसिफिकली आप कह लें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस को मिलाने से एक कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम होगा अमोनिया। क्या नाम होगा? अमोनिया नाम होगा। देखें, अमोनिया को हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर हम बना देंगे यूरिया। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बड़ा डायरेक्ट कर दिया, बड़ा आसानी से कर दिया, बैलेंस कुछ किया नहीं है, इक्वेशन बना दी है आपने। तो बेटा मेरी बात सुने, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, जो आपकी बुक में लिखा हुआ मैं वैसे ही करवा रहा हूँ आपको। तो लिहाजा देखें हमने क्या इस्तेमाल किया था, नाइट्रोजन गैस, और हमने बना क्या लिया है, ये देखो ये केमिकल है। यूरिया क्या है? एक केमिकल है, और ये केमिकल इतना इम्पॉर्टेंट है फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए, फसलों को क्रॉप्स कहते हैं, कि ये उनकी ग्रोथ में बड़ा रोल अदा करता है। बेसिकली फसलों को चाहिए होता है नाइट्रोजन। आप बताएं कि इस केमिकल के अंदर नाइट्रोजन की क्या परसेंटेज है? ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके बताएं, इधर आपकी जहानत का अंदाज़ा लगा लूँगा मैं यहाँ से। बहरहाल मुश्किल सवाल है वैसे। तो अब ग्रोथ, यानी कि ये केमिकल जो है ये बेसिकली हेल्प करता है कि फसलें अच्छी हो जाएं। और देखो हमने हवा की गैस को आपस में मिला के, फिर हमने हवा की गैस को फिर आपस में मिला के हमने देखें यूरिया बना दिया। सोना यूरिया के नाम से ये खादें मिलती हैं आपको, ये केमिकल्स मिलते हैं। तो हो गया ना यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। यही पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको कि भाई एटमॉस्फेरिक गैसेस का इस्तेमाल। तो लिहाजा ये आपने बात याद रखनी है। थोड़ा सा अगर कहेंगे मैं आपको पैराग्राफ का रेफरेंस दूं कि पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जी 2 मेजर कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर के, दोनों को जमा कर लें, ये 99% बनते हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये कंपोनेंट यानी ये दोनों गैसें 99 कंस्टिट्यूट करती हैं। कंस्टिट्यूट मीन मुश्तमिल है। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये जो है मैन्युफैक्चर करते हैं केमिकल्स, यानी कि ये जो मैं आपको अभी केमिकल की बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी इक्वेशन है, ये जो मैंने अभी आपको बताई, ये हैबर्स प्रोसेस है। और हैबर को 1920 के अंदर नोबेल प्राइज मिला है इस इक्वेशन को ड्राइव करने पे। यानी ये रियलिस्टिकली उसने क्या किया, हवा की गैसों से अमोनिया तैयार कर लिया। और फिर अमोनिया को मैं आपको आखिरी चैप्टर है उसका नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। वहाँ एक टॉपिक आएगा, तो वहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा सारा। ये इट्स नॉट लाइक कि मैं यहाँ पर इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। तो ये तो बस एक छोटा सा आपको हिंट दिया, बिगनिंग दी है कि भाई आप मेमोरी में रखें इस बात को। तो अमोनिया बना सकते हैं आप, और इसको यूज किया जा सकता है फिर मजीद फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए। देखो यूरिया एक फर्टिलाइजर है, याद रखो यूरिया क्या है, ये केमिकल क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजर्स। इफ समबडी आस्क यू अ क्वेश्चन कि भाई ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, समबडी आस्क यू कि बताओ जी ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, तुमको ऐसे केमिकल्स जो पौधों को ग्रो करवाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ के अंदर, उनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। सो दोज केमिकल्स which help plants to make them grow, to help them grow, they are called fertilizers.
तो फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन हो, जिस तरह मैं एक और फर्टिलाइजर आपके सामने रखता हूँ, अमोनियम। ओके, सो अमोनियम सल्फेट, लुक एट दैट, अमोनियम सल्फेट है ना नाइट्रोजन इसके अंदर। तो ऐसा केमिकल जिसमें नाइट्रोजन हो, ऐसा केमिकल जिसमें नाइट्रोजन हो, वो होगा नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, वो क्या होगा? नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, राइट। सो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा ऑक्सीजन यूज टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड विच इज फर्दर यूज फॉर मेकिंग केमिकल्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। और देखो ये जो ऑक्सीजन है 21%, तुमको क्या सर इसका भी थोड़ा सा यूज बताओ। तो इस ऑक्सीजन को जो है हम यूज करते हैं सल्फरस ऑक्साइड्स के साथ, सल्फर की ऑक्साइड्स के साथ। सबसे कह लें कि सल्फर को पहले ऑक्सीडाइज करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो उससे क्या बनाते हैं? सल्फरस ऑक्साइड्स बनाते हैं। फिर सल्फरस ऑक्साइड्स के अंदर मजीद जो है वो हाइड्रोजन और वाटर का यूज किया जाता है, ठीक है, एंड वी मेक समथिंग लाइक H2SO4, तेजाबों का बादशाह सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये देखो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फरस एसिड। तुम कहोगे सर ये तो पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा, तो ये भी मैं बता रहा हूँ। तो ये इसका जिक्र आपकी किताब में नहीं है, लेकिन ये है कि ये मैं आपको हिंट के तौर पे बता रहा हूँ। आखिरी लाइन उन्होंने लिखी कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है, तो मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ की तरफ और उनके जवाबों को भी प्रॉपरली समझ लेते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं आपसे टेस्ट योरसेल्फ 9.3 की। 9.3 में जो है वो पूछा जा रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय, पहला सवाल है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये सारा टॉपिक क्लियर किया और कोशिश पूरी की कि मैं आपको समझा सकूं कि एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन ये होता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम के ऊपर कैसे चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम, कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम पर वो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर लार्ज एक्सटेंट मींस ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम एंड वाइस वर्सा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम पे Kc की वैल्यू नजर आ रही है 2.2 × 10⁻22, बहुत बड़ी वैल्यू है Kc की, और ये हमें बताती है कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मीडियम इन द सिस्टम, यानी कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और नेग्लिजिबल रिएक्टेंट्स हैं। तो ये एक्सटेंट बताई जा रही है आपको कि भाई सिलेंडर में या जो भी मीडियम है, सिस्टम है, उसके अंदर आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी इक्विलिब्रियम पे, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल देखें, उसमें Kc की वैल्यू बहुत छोटी बताई जा रही है 3.0 × 10⁻⁹। तो यहां से समझ में आती है कि ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। तो ये आपको समझ में रहनी चाहिए। फिर हमारे पास Kc की वैल्यू अगर 0 के करीब है, 0.2 है, तो वहां पे ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों तकरीबन आपस में स्ट्रक्चर में फर्क है इन दोनों के, तो ये इक्वल होंगे सिस्टम के अंदर, सिलेंडर में, मॉलिक्यूल जहाँ भी जो मीडियम जहाँ से ये मिलेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, एंड आई होप कि आपको जवाब पता लग गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल किया जा रहा है कि व्हाई द रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, यानी कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो कंप्लीट क्यों नहीं होते हैं, कंप्लीशन को क्यों नहीं जाते हैं। जैसे कि A और B मिलकर बना लेते हैं C और D एंड दैट्स इट। स्टोरी एंड क्यों नहीं हो जाती, स्टोरी खत्म क्यों नहीं हो जाती? इसलिए नहीं होती क्योंकि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया, प्रोडक्ट बनाई, और प्रोडक्ट ने भी रिएक्ट कर लिया, दोबारा बना दिए रिएक्टेंट्स। सो स्टोरी यही है। इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन एज सून एज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, जैसी प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, these began to react with each other or decompose back to form the reactants, और ये आपस में रिएक्ट करते हैं या टूट जाते हैं किसमें, रिएक्टेंट्स में। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स डू नॉट कंज्यूम कंप्लीटली। रिएक्टेंट जब दोबारा बन रहे हैं इसका मतलब कंज्यूम कंप्लीटली नहीं हुए, क्योंकि वो जैसे ही आगे जा रहे हैं पीछे फिर बनते जा रहे हैं। So thus a reversible reactions never completes, और हम ये कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
तो प्यारे बच्चों अगला सवाल ये किया जा रहा है कि इफ अ रिएक्शन हैव लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, किसी रिएक्शन की लार्ज वैल्यू ऑफ केसी है। चलें एक रिएक्शन मैंने आपको याद करा ही दिया है, ठीक है जी। लगता है लास्ट दफ़ा मैंने इसको बैलेंस नहीं किया था, इसको बैलेंस कर लेते हैं। एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 लगा दें, 2 कार्बन है और 4 ऑक्सीजन है, तो ये लें बैलेंस हो गई। अब इसका क्या था केसी की वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22। अब देखें केसी की काफ़ी बड़ी वैल्यू है, दैट इज़ अ लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ही पूछ रहे हैं सवाल के अंदर। तो यस, विल इट गो टू कंप्लीशन एंड वाई, क्या ये कंप्लीट हो जाएगा, और अगर कंप्लीट हो जाएगा तो क्यों होगा, इसका जवाब दे रहा हूं मैं आपको। यस, इट विल गो टू कंप्लीशन बिकॉज द लार्ज वैल्यू ऑफ केसी मीन्स रिएक्शन विल बी मैक्सिमम इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि जो रिएक्शन है वो अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में सबसे ज्यादा है। यानी कि ये जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट बना चुके हुए हैं और प्रोडक्ट टूट ही नहीं रही कि वो रिएक्टेंट्स बनाए। लेकिन चूंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो यानी थोड़ी बहुत, बिल्कुल थोड़ी बहुत जो प्रोडक्ट है वो टूट जरूर रही है, लेकिन लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी बताती है कि बहुत सी प्रोडक्ट पड़ी हुई है और वो टूट थोड़ी सी रही है और रिएक्टेंट्स दोबारा बना रही है। तो मीडियम में क्या सीन चल रहा है, थोड़े से रिएक्टेंट्स राइट और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स, और इसी में इक्विलिब्रियम आया हुआ है। दैट मेक्स द आइडिया राइट, एंड आई होप कि आपको पता लग गया। थस द ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम विल बी ऑब्टेन्ड, सो ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी देयर एट इक्विलिब्रियम, ये आपको याद रखना है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी तो प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है विच टाइप्स ऑफ रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन, किस तरह के रिएक्शंस कंप्लीट ही नहीं होते हैं। वेरी इजी सवाल, दोज रिवर्सिबल रिएक्शंस हुज केसी वैल्यूज आर स्मॉल विल नॉट गो टू कंप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने कहा था कि अमोनिया का ब्रेकडाउन पड़ा था कि अमोनिया ब्रेकडाउन हो जाता है नाइट्रोजन गैस में और हाइड्रोजन गैस में, और 2 मोल को ब्रेक करेंगे तो 3 मोल हाइड्रोजन बनेगी। ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये एग्जांपल है। और इसकी केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आपको बताई थी 3.0 10⁻⁹। कितनी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी है, छोटी वैल्यू है। तो ये कंप्लीशन को क्यों नहीं जाता, आप तो ये सोच रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ये रिएक्टेंट्स हैं, फिलहाल ये प्रोडक्ट्स हैं, तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा ही नहीं रहे। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में नहीं जा रहे तो आपको जो ही लगे रिएक्शन हो ही नहीं रहा। रिएक्शन तो वही होता है ना कि जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें, टूटें, वटएवर जुड़ें और प्रोडक्ट बनाएं, तो फिर ही आप कहेंगे ना रिएक्शन हुआ। तो जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जा ही नहीं रहे, अगर जा भी रहे हैं तो बड़ी स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी आगे जा रही है, समझ में आती है कैसा रिएक्शन तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो रिएक्टेंट रिएक्ट ही नहीं कर रहे। तो अमोनिया के सिलेंडर में अमोनिया टूटती नहीं है, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। तो नॉर्मली आपको सैंपल में हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलेगी, सिलेंडर में मिलेगी, लेकिन वो इतनी स्मॉल नेग्लिजिबल वैल्यू होगी, ना होने के बराबर होगी। तो आपको सिलेंडर में ज़्यादातर क्या मिलेगी, अमोनिया गैस। तो इसलिए अगर सिलेंडर में आप अमोनिया गैस रख भी रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो काफ़ी देर पड़ी भी रहे तो अमोनिया गैस ही बनकर पड़ी रहेगी। सो दैट्स द आंसर, सो दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो प्यारे बच्चों चलते हैं आखिरी सवाल की तरफ। सवाल किया जा रहा है कि वाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट्स 50% प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर 50% रिएक्टेंट्स नहीं होते, 50% प्रोडक्ट नहीं होते। हम तो ये सोचेंगे ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे 50% रिएक्टेंट हो, 50% ही प्रोडक्ट हो। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ केसी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ केसी पे डिपेंड करता है कि इफ द वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लार्ज देन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी स्मॉल and of products will be very large। अगर इसकी उल्ट कर लें, if the value of case is very small the amount of reactants will be maximum and the products will be minimum। so if the value of case is neither large nor small then the equilibrium mixture will have the appreciable amount of reactants and products। अब भी हम नहीं कह सकते
कि 50% ही होंगे। जिस तरह अभी एक रिएक्शन किया था मैंने, N2O4 goes to and come back with NO, याद है आपको ये? तो इसमें भी मैंने कहा था कि ये 0.211 इसकी केसी की वैल्यू है, तो इसमें भी आप नहीं कह सकते कि 50% इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। तो कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं? कंक्लूजन ये लिख लें आप सब बच्चे, thus it is concluded that reaction mixture may not have 50% reactant and 50% products at equilibrium because these depend upon the value of Kc respective number of moles of reactants and products। तो ये वैल्यू ऑफ Kc के और रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए कभी भी 50% आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स होप सो आपको सारे टॉपिक को मैंने समझा दिया होगा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्या इसकी एप्लीकेशंस होती हैं, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की ये क्या होता है, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ यस तो इस वीडियो को जाते हुए शेयर लाजमी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और यही हमारे लिए एक एप्रिसिएशन होती है। तो ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, अपना ख्याल रखें।